आज का बाजार एक ऐसी खबर पर उठा जो 7 हफ्तों से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का इंतजार था। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा और बस इसी एक खबर ने सेंसेक्स को 639 अंक ऊपर उड़ा दिया। ये रैली सिर्फ तेजी नहीं थी, ये उस घबराहट का निकास था जो पिछले हफ्ते बाजार में जमा हो गई थी जब ट्रंप ने इस्लामाबाद में बातचीत रद्द कर दी थी और ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर के पार निकल गया था। सेंसेक्स आज 7,703 पर बंद हुआ जो कि 639 अंक यानी 0.83% की बढ़त है और क्लोजिंग दिन के हाई के बिल्कुल करीब रही, जो बताता है कि सेलर्स का दिन भर कोई दबाव नहीं था। निफ्टी 50 ने 24,092 पर दिन खत्म किया, 194.75 अंक यानी 0.81% की तेजी। इंट्राडे हाई 24,130 को छूकर आया और क्लोजिंग भी उसी के पास रही। निफ्टी मिड कैप 100 ने निफ्टी को पीछे छोड़ते हुए करीब 1.4% की बढ़त दर्ज की और स्मॉल कैप 100 ने तो पूरे 1.9% की छलांग लगाई। इसका मतलब है कि आज की बाइंग सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक सीमित नहीं थी, पूरा बाजार एक साथ ऊपर गया। बैंक निफ्टी आज अंडर परफॉर्मर रहा क्योंकि एक्सिस बैंक के मिक्स्ड Q4 रिजल्ट्स ने पूरे प्राइवेट बैंक सेक्टर को दबाए रखा। यही वजह रही कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। ईरान यूएस वॉर अपने 9वें हफ्ते में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रैक्टिकली बंद है जिससे दुनिया की करीब 25% सी बॉर्न ऑयल सप्लाई रुकी हुई है और आईईए ने इसे रिकॉर्ड एनर्जी सप्लाई शॉक करार दिया है। शनिवार को ट्रंप ने इस्लामाबाद वार्ता रद्द कर दी थी जिससे शुक्रवार बाजार डरा हुआ था, लेकिन सोमवार सुबह एक्सियोस की एक रिपोर्ट ने पासा पलट दिया। ईरान ने पाकिस्तान के मीडिएटर्स के जरिए यूएस को प्रस्ताव भेजा है कि स्ट्रेट खोलो, युद्ध खत्म करो और न्यूक्लियर टॉक्स को बाद के लिए टाल दो। इस प्रपोजल की खबर आते ही एशिया पैसिफिक में MSCI बेंचमार्क 1.7% उठ गया। जापान का निकेई 1.4% और साउथ कोरिया का कोस्पी 1.9% ऊपर गया और इंडिया में भी सेंटिमेंट एकदम बदल गया। लेकिन ये शांति नहीं है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है जिसका यूएस की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए जो रैली आई वो होप पर टिकी है, किसी डील पर नहीं। ब्रेंट क्रूड आज 106 डॉलर से 108 डॉलर के बीच वॉलेटाइल रहा, सुबह 108 डॉलर तक गया, फिर ईरान प्रपोजल की खबर आने पर थोड़ा पीछे हटकर 106 डॉलर के करीब आया और यही नरमी इंडिया के बाजार के लिए थोड़ी राहत बनी। WTI क्रूड भी 95 डॉलर से 96.60 डॉलर के दायरे में रहा, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ऊंचा है क्योंकि शुक्रवार तक WTI में 13% की साप्ताहिक बढ़त आ चुकी थी, जो कि मार्च के बाद सबसे बड़ी वीकली गेन थी। फार्मा आज का नंबर 1 सेक्टर रहा और इसकी वजह सन फार्मा का 11.75 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण अनाउंसमेंट था। निफ्टी फार्मा 2% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ। IT सेक्टर भी 2% से ऊपर रहा, जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्वेस्टर्स इंडिया की IT कंपनीज को डिफेंसिव प्ले की तरह देख रहे हैं, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं और लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी चल रही है। रियल्टी सेक्टर भी 2% से ऊपर की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो कि रेट कट की उम्मीद और डोमेस्टिक डिमांड की मजबूती को दर्शाता है। PSU स्टॉक्स में जान आई। BHEL और सेल दोनों ने आज मल्टी ईयर हाइस छुए और 5% तक की इंट्राडे तेजी दिखाई। पावर सेक्टर, कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इनके पीछे की असली ताकत है। बैंकिंग सेक्टर की हालत आज कमजोर रही। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स में निम कंप्रेशन और प्रोविजंस जंप ने प्राइवेट बैंक इंडेक्स को दबाए रखा और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने पूरे बाजार से पीछे रहकर दिन खत्म किया। सन फार्मा ने आज भारतीय फार्मा इतिहास की सबसे बड़ी आउटबाउंड डील अनाउंस की। अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनन को 11.75 बिलियन डॉलर यानी करीब 98,000 करोड़ रुपए में खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया गया। ऑर्गेनन को मर्क ने 2021 में स्पिन ऑफ किया था। ये कंपनी विमेंस हेल्थ और बायोसिमिलर्स में काम करती है। इसके पास 37 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 140 से ज्यादा देशों में इसकी उपस्थिति है। डील ऑल कैश है और $14 प्रति शेयर पर होगी, जो ऑर्गेनन के 9 अप्रैल के क्लोजिंग प्राइस से 103% प्रीमियम है। इस एक्विजिशन के बाद कंबाइंड एंटिटी की रेवेन्यू $12.4 बिलियन होगी और सन फार्मा टॉप 25 ग्लोबल फार्मा कंपनीज में शामिल हो जाएगी। सन फार्मा का स्टॉक आज 7% उछला। डील विमेंस हेल्थ में सन को ग्लोबल टॉप 3 और बायोसिमिलर्स में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाएगी और इनोवेटिव मेडिसिन की हिस्सेदारी 20% से बढ़कर 27% हो जाएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज शानदार Q4 रिजल्ट्स पेश किए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 20% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2,983 करोड़ रुपए पर पहुंचा और रेवेन्यू 11.86% बढ़कर 25,799 करोड़ रुपए हो गई। बोर्ड ने 240 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर में मजबूत डिमांड की पुष्टि करता है और शेयर होल्डर्स के लिए मजबूत कैश रिटर्न का सिग्नल भी है। वरुण बेवरेजेस ने आज Q1 रिजल्ट्स अनाउंस किए और नंबर्स कमाल के रहे। नेट प्रॉफिट 20% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 879 करोड़ रुपए पर पहुंचा और रेवेन्यू 18.33% बढ़कर 6,722 करोड़ रुपए हो गई। वॉल्यूम ग्रोथ 16.3% रही, जो इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में स्ट्रॉन्ग डिमांड को दिखाती है और ईबिटा मार्जिन 55 BPS सुधरकर 23.3% पर पहुंची, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का प्रमाण है। बोर्ड ने 50 पैसे प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसकी रिकॉर्ड डेट 1 मई 2026 है और पेमेंट 5 मई को होगी। स्टॉक आज 3.36%। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने सीमेंस एनर्जी एजी के साथ AI आधारित साझेदारी की है, जिसका मकसद इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर में स्मार्ट और ऑटोमेटेड ऑपरेशन को बढ़ावा देना है। इससे कंपनियों के काम करने का तरीका ज्यादा तेज और कुशल बन सकता है। ये डील इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे TCS की ग्लोबल मौजूदगी और टेक्नोलॉजी लीडरशिप मजबूत होगी। साथ ही ये संकेत भी मिलता है कि आने वाले समय में AI टेक्नोलॉजी कई सेक्टरों में ग्रोथ का बड़ा इंजन बनने वाली है।
निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी ने Q4 में 383 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 29% की बढ़त है। पूरे वित्त वर्ष 2026 में प्रॉफिट 1498 करोड़ रुपए रहा। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 12.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया और इससे पहले 9 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया जा चुका था, यानी पूरे साल का टोटल डिविडेंड 21 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर हो गया। कंपनी ने लीडरशिप में भी बदलाव किए। सौगाता चैटर्जी 1 मई से डेप्यूटी सीईओ बनेंगे और मोहित शेट्टी 1 जून से चीफ एचआर ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। किर्लोस्कर पुनोमैटिक ने Q4 में 79% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जंप दर्ज किया। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 144 करोड़ रुपए पर पहुंचा और पूरे FY26 का स्टैंडअलोन प्रॉफिट 258 करोड़ रुपए रहा, जो कंपनी का रिकॉर्ड है। बोर्ड ने 425% यानी 8.5 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया और साथ ही बोर्ड ने हर 2 रुपए के शेयर को 1 रुपए के 2 शेयर्स में स्प्लिट करने का भी अप्रूवल दिया, जो स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए है। रुपी आज 94.25 रुपए प्रति डॉलर के करीब रहा, जो कि 94.2 के एक महीने के निचले स्तर के करीब है। क्रूड ऊंचा है, FII सेलिंग जारी है और यही दोनों मिलकर रुपी को दबाए हुए हैं। अप्रैल MTD बेसिस पर FIIs ने 56,000 करोड़ से ज्यादा की नेट सेलिंग की है, जबकि DIIs ने 39,000 करोड़ से ज्यादा खरीदारी करके बाजार को गिरने से बचाया है। घरेलू संस्थान आज असली रक्षक बने हुए हैं। नैस्डैक आज 24,836 पर 0.63% की बढ़त के साथ था। यूएस में भी ईरान पीस प्रपोजल पर रिलीफ रैली दिखी और S&P 500 ने 7,165 के करीब एक और नया हाई बनाया। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $7,410 प्रति आउंस के करीब है, जो रिकॉर्ड रेजिस्टेंस जोन के पास है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, सेंट्रल बैंक बाइंग और इन्फ्लेशन हेज डिमांड सब मिलकर गोल्ड को ऊंचा रख रहे हैं। MCX पर डोमेस्टिक 24 के गोल्ड 15,404 रुपए प्रति ग्राम पर है। डॉलर ने आज ईरान डील होप्स पर थोड़ी कमजोरी दिखाई, जो रुपये के लिए मार्जिनल राहत है, और एशिया के बाजारों में ब्रॉड रिस्क ऑन सेंटिमेंट रहा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट बुधवार गुरुवार को होने वाली US फेडरल रिजर्व FOMC मीटिंग है। रेट अनचेंज रहने की उम्मीद है, लेकिन पावेल की लैंग्वेज पर पूरी दुनिया के मार्केट्स की नजर होगी, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ऑयल इन्फ्लेशन की वजह से पहला रेट कट सितंबर तक टल सकता है। ईरान डील का अपडेट इस हफ्ते का सबसे क्रिटिकल वाइल्ड कार्ड है। अगर यूएस ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो क्रूड 15 से $20 एक झटके में गिर सकता है और इंडिया के मार्केट्स, रुपी और FII फ्लो सब पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। अडानी पोर्ट्स के Q4 रिजल्ट्स 30 अप्रैल को आने हैं और इस हफ्ते कई और मिड लार्ज कैप कंपनीज की अर्निंग्स आने वाली हैं, जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देंगी। NTPC की न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन, बिहार में 2 700 मेगावाट यूनिट्स के लिए 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जो एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा स्ट्रक्चरल मूव है और PSU इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म थीम बनती जा रही है। ध्यान रखें, अगले 48 घंटे बेहद क्रिटिकल है। ईरान का जवाब, फेड का स्टेटमेंट और क्रूड की दिशा, ये तीनों मिलकर ये तय करेंगे कि अभी जो होप रैली है वो एक नई बुलिश ट्रेंड की शुरुआत है या सिर्फ एक बाउंस। खरीफ सीजन से पहले किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि बुवाई के समय किसानों को यूरिया और DAP जैसी जरूरी खाद के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और खेती समय पर शुरू हो सकेगी। सरकार के पास जरूरत के मुकाबले करीब 40% स्टॉक पहले से मौजूद है, जो सामान्य स्तर से 33% से काफी ज्यादा है और इसे मजबूत तैयारी माना जा रहा है। साथ ही आयात और घरेलू उत्पादन दोनों को बढ़ाया गया है, ताकि पूरे सीजन में सप्लाई बनी रहे और कीमतों में अचानक उछाल न आए। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास का बेस प्राइस 300 रुपए बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इसका सीधा फायदा उन राज्यों में ज्यादा दिखेगा जहां कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सकता है। हालांकि कपास की कीमत बढ़ने का असर टेक्सटाइल कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनका कच्चा माल महंगा हो जाएगा। ऐसे में वर्धमान टेक्सटाइल्स, KPR मिल, ट्रिडेंट लिमिटेड और वेलस्पन लिविंग जैसी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव आ सकता है, अगर वे बढ़ी हुई लागत ग्राहकों तक पास नहीं कर पाती। सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का सुझाव दिया है, यानी आपसी समझौते से विवाद सुलझाने की बात कही है, जिससे अगर मामला जल्दी खत्म होता है तो कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत होगा, वरना अनिश्चितता बनी रह सकती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लिबिया में हाइड्रोकार्बन्स की नई खोज की है, जिसमें उसकी 25% हिस्सेदारी है और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो कंपनी की आमदनी, रिजर्व्स और भारत की एनर्जी सुरक्षा तीनों को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है। तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा और वॉल्यूम भी कई गुना बढ़ा, जो मजबूत खरीदारी का संकेत है। साथ ही वित्त वर्ष 2026 के नतीजों में ग्रोथ दिखी है, लेकिन निवेशकों की नजर अब आगे की स्थिर परफॉर्मेंस पर रहेगी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में तेजी इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने मजबूत तिमाही नतीजे दिए, जहां मुनाफा अनुमान से ज्यादा रहा, EBITDA और मार्जिन में सुधार हुआ और 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया। IRM एनर्जी लिमिटेड के शेयर में हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी आई है, जहां कुछ ही समय में भाव 210 रुपए से बढ़कर 325 रुपए के ऊपर पहुंच गया। ये तेजी सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि वॉल्यूम में भी दिखी है, जो बाजार में मजबूत दिलचस्पी का संकेत है।
ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है और सीएनजी व पीएनजी सप्लाई करती है, यानी इसका बिजनेस सीधे ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा है। स्मॉल कैप होने के कारण इसमें तेजी भी तेज होती है और गिरावट भी, इसलिए इसमें जोखिम और अवसर दोनों ज्यादा होते हैं। ग्लोबल मार्केट में निकल की कीमतें 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसकी मुख्य वजह इंडोनेशिया से सप्लाई में कमी है। जब सप्लाई घटती है और मांग बनी रहती है तो कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक होता है। निकल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील और ईवी बैटरी में होता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने से कई इंडस्ट्री की लागत बढ़ सकती है। खासकर ऑटो, मेटल और बैटरी सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन पर इसका असर देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लेकर डिमर्जर की खबर बाजार में चर्चा में है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने किसी बिजनेस यूनिट को अलग कर सकती है। ऐसा कदम आमतौर पर कंपनी की छिपी हुई वैल्यू को सामने लाने और निवेशकों को बेहतर रिटर्न देने के लिए उठाया जाता है। अब बाजार की नजर इस बात पर टिकी है कि कंपनी किस यूनिट को अलग करेगी और इससे शेयर होल्डर्स को क्या फायदा मिलेगा। अगर डिमर्जर सही तरीके से होता है तो ये शेयर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है।